Good morning, students. Good morning, 8th standard. Okay, now let's learn the remaining lesson, and that is lesson number 3, effects of British rule. Yesterday we had learned the first part of this lesson, and now let us look at the second part. Okay, but before that, let's revise the lesson once again, and then we will proceed. Let's revise the lesson once again. In this chapter, we are going to study the effects of British rule over India. We had learned about establishment of East India Company and British and Maratha, then subsidiary alliance, and then next we learned about Chhatrapati Pratap Singh, and then Rango Bapuji Gupte. Okay. Do you know Chhatrapati Pratap Singh made a provision of water? यहाँ तक हमने देखा था. Now let us move ahead. Yes, we also learned about effect of British rule on India, dual government, parliamentary laws, and civil services also. है ना? Up to civil services we had learned yesterday, and now let us see the remaining points. The military and police force. Okay, military and police force. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India, acquire new territories, and break down in the revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of the police force. See here, military and police force. 1 minute. The duty of military की ड्यूटी क्या थी? Was to safeguard the British occupied regions. ब्रिटिश लोगों ने जहां जहां पर कब्जा किया है, वो जो प्रदेश है, रीजन मीन्स प्रदेश, वो क्या करना? इन इंडिया एक्वायर न्यू टेरिटोरीज, उस प्रदेश को सेफगार्ड करना, उसके साथ साथ नया प्रदेश काबिज करना, उसके साथ साथ ब्रेक डाउन इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया. अगर इंडिया में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध अगर कोई उठा हो रहा है तो उसको तोड़ देना. ठीक है. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कायदा और सुव्यवस्था का ध्यान रखना. ठीक है. इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स. नाउ जुडिशियल सिस्टम. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड. यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायदान पद्धति जो थी वो जैसे इंग्लैंड में थी उसी आधार पर उन्होंने भारत में भी एस्टेब्लिश की. ओके. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या था? सिविल और क्रिमिनल कोर्ट था. टू सॉल्व द लोकल इश्यूज. जो लोकल इश्यूज थे वो सॉल्व, यानी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए. फॉर रिकंसिडरेशन इज टू थिंक अगेन ऑफ देयर जजमेंट्स. अ हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश. यानी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट तो था ही. इफ द पीपल वोंट सेटिस्फाइड द गिवन जजमेंट, देन they can think over again high court. यानी वो हाई कोर्ट के बारे में भी सोच सकते थे. वो हाई कोर्ट में they can appeal in high court. And then equality before the law. In early times, law in India differed from place to place. There was difference in judgment on the basis of casteism. Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. क्या हुआ? देखो, उन्होंने और एक कायदा लाया कि जिसमें कायदे के सामने क्या थे? सब लोग इक्वल थे, समान थे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं. इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पहले क्या था? इंडिया में जो कायदा था वो यानी हर जगह चेंज होता रहता था. देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म. कास्टिज्म के आधार पर जो न्याय देते थे उसमें भी फर्क होता था. अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले ने के लीडरशिप में अ कमिटी वाज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ. एक कमिटी बिठाई गई जिन्होंने सेट ऑफ लॉ लिखा. ठीक है. द इंडिया पेनल कोड वाज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ. और फिर क्या हो गया? देखो, द इंडियन क्रिमिनल कोड के मुताबिक वाज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल. यानी हर जगह ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? ऐसा कायदा लिया जिसमें चाहे कोई भी, जहां पर ब्रिटिश डोमिनेंस है वहां पर कायदे के सामने सब लोग क्या है? इक्वल है. ठीक है. बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट. देयर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस. लेकिन उसमें भी एक डिफेक्ट था.
उसमें भी एक डिफेक्ट था, देयर वर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। यूरोपियंस के लिए अलग कोड और लॉज थे। न्यू लॉज वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। सामान्य लोगों को ये जो लॉज थे वो समझना बहुत ही कठिन था। लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी। और लोगों को पैसे देना पड़ता था अपनी केस पुट फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। एंड केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर इयर्स टुगेदर। और इसका नतीजा क्या हुआ, कई सारे केसेस पड़ी रहती थी जो कोर्ट के सामने आती ही नहीं थी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर्थिक धोरण। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर वेयर इन्वेजन्स इन इंडिया। क्या होता था, इंडिया के ऊपर आक्रमण होता था। मेनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वेयर एब्सॉर्ब मींस बिजी इन द इंडियन कल्चर, यानी एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। वो जो इन्वेडर्स थे ना, आक्रमण करने वाले लोग थे, वो इंडिया में आके सेटल हो जाते थे और भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेते थे। इवन दो दे रूल्ड हियर, तो यहाँ पे वो राज्य भी कर रहे थे। एंड दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। और वो इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं करते थे। द ब्रिटिशर्स वेयर एन एक्सेप्शन, लेकिन इसके लिए अपवाद कौन था, ब्रिटिशर्स। इंग्लैंड वाज अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजी और पैसा प्रिवेल्ड यानी बहुत था उनके पास में। Hence they inculcated means hence they inculcated an economic system in India which was conducive means favorable or helping to economic system in England। और इसलिए क्या हुआ, इन्होंने hence they inculcated means consist of, समावेश करना। hence they inculcated an economic system in India which was conducive। इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम लाने जो कैसे थी, फेवरेबल थी, हेल्पफुल थी। किसके, कौन से सिस्टम के लिए, इंग्लैंड की। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक प्रॉफिट। उसका नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ। बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इंडिया को किसका सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आगे देखो, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। विलेज कैसे थे, आत्मनिर्भर थे, स्वयं पूर्ण थे। Through agriculture and related services, the needs of the village were fulfilled in the village itself। यानी जो भी जरूरत थी लोगों की, वो सारी नेसेसरीज अंडर द विलेज में ही पूरी होती थी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। और मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन सा था, लैंड रेवेन्यू सारा। During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crop। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, रेवेन्यू जो था वो किस पे आधारित था, ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। ओके, हम कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं उसके ऊपर। द फार्मर वाज exempted फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स में कुछ अगर लॉस होता है तो वो फार्मर को छोड़ दिया जाता था। एग्जम्प्टेड मींस नॉट लायबल, यानी उनके ऊपर कोई भी कोर्स नहीं करते थे, ठीक है, रेवेन्यू देने के लिए। रेवेन्यू वाज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। और जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता था ना, वो किस फॉर्म में था, धान्य के फॉर्म में। धान्य। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वाज नॉट कॉन्फिस्केटेड। अगर कोई फार्मर को अगर थोड़ा सा लेट हो गया, किसके लिए लेट हो गया, टैक्स पे करने के लिए, तो उसकी जमीन वगैरह कुछ भी जब्त नहीं की जाती थी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी ये सब इस तरह से होता था प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट दिस पैरा, सी once again I repeat this para। land revenue policy before the British rule, ब्रिटिश लोगों का रूल लगने से पहले द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। विलेज की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे थी, स्वयं पूर्ण। थ्रू एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ द विलेज वर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ। यानी विलेज में ही लोगों की जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द स्टेट। लैंड रेवेन्यू ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था, यानी सोर्स किसका उगम स्थान, इनकम का। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। रेवेन्यू किस पे लेते थे, कल्टिवेटेड क्रॉप पे। द क्रॉप यानी पिक,
The farmer was exempted from taxation in case of loss of crops. अगर क्रॉप्स में कुछ लॉस होता है, खेतीबाड़ी में अगर कुछ लॉस होता है फार्मिंग में, तो उनको छोड़ दिया जाता था वो फार्मर को, वो उसने टैक्स नहीं भरा तो भी चलता था। रेवेन्यू वाज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। रेवेन्यू कौन से फॉर्म में लेते थे? ग्रेन, धान्य के फॉर्म में। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वाज नॉट कॉन्फिस्केटेड। अगर लेट भी दिया टैक्स तो भी उसकी जमीन, फार्मर की जमीन वो जब्त नहीं करते थे। ये सब कब होता था? प्री ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले ऐसी हमारे यहाँ विलेज की सिचुएशन थी रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने क्या किया? अपना इनकम बढ़ाने के लिए ये जो सिस्टम थे ना, रेवेन्यू सिस्टम, इसमें चेंजेस कर दिया। लैंड वाज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वाज फिक्स्ड। उन्होंने लैंड की गिनती की और अकॉर्डिंग टू दैट दे फिक्स द टैक्स। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। और उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? कैश ही चाहिए। टैक्स अगर आपको भरना है, पहले प्री ब्रिटिश पीरियड में ग्रेन देते थे, लेकिन अभी वो क्या कर, उन्होंने कौन सी डिमांड की? कैश की। ओके, if the farmer failed to pay tax in time then his land would be confiscated। अगर कोई फार्मर को अगर लेट होता है, किसान को लेट होता है टैक्स भरने में, तो उसकी जो जमीन है वो क्या करते थे? जब्त कर लेते थे। The British system of land revenue collection differed from place to place which led to exploitation of all farmers। और उनकी ये जो पॉलिसी थी वो हर जगह अलग अलग थी, और इससे क्या होता था? फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है, शोषण होता था। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देयर वेर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। For payment of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received। क्या होता था? टैक्स भरने के लिए जो भी प्राइस मिले उनके ग्रेन को, उनके क्रॉप्स को, वो प्राइस में इंडियन फार्मर्स अपना बेच देते थे। धान्य, ग्रेन, क्रॉप्स। The merchants and brokers started purchasing their goods at minimum rate। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? मर्चेंट जो व्यापारी थे या ब्रोकर यानी जो दलाल थे, वो क्या करते थे कि बहुत ही कम प्राइस में उनसे खरीदी करते थे क्रॉप्स। At certain time the farmer had to mortgage his land to the money lenders for arrangement of money to pay the tax। कई बार टैक्स पे करने के लिए ये जो थे फार्मर, वो अपनी जमीन क्या करते थे? मॉर्गेज रखते थे। मॉर्गेज यानी गहाण रखना, और यानी अपनी जमीन साहूकार को देना, गहाण रखना, और उसके बदले में उससे कुछ पैसे लेना। और फिर जब उनके पास पैसे आते थे फार्मर के पास, फिर वो इंटरेस्ट और वो पैसे देके अपनी लैंड साहूकार से छुड़ा देते थे, ठीक है। देन फार्मर बिकेम बैंकक्रप्ट। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड। कई बार ऐसा होता था वो बैंकक्रप्ट भी हो जाता था, या फिर कई बार ऐसे होता था कि उसे अपनी लैंड जो थी वो बेचनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उसने जो कर्जा लिया रहता था अपने जमीन गिरवी रख के, वो पे करने के लिए। द फार्मर वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट। जमींदार, मनी लेंडर्स यानी साहूकार एंड मर्चेंट्स यानी व्यापारी, यानी ये सारे लोग फार्मर का शोषण करते थे। कौन से? गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। ओके, now commercialization of agriculture। Initially food grains were cultivated by the farmers। It used to fulfill their democratic needs as well as the needs of the village। farmers cultivation करते थे और फूड का और उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी, डोमेस्टिक नीड्स तो पूरी हो ही जाती थी। The British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो कैश क्रॉप्स है, यानी ऐसे क्रॉप जिससे उनको फायदा होता था, ऐसे क्रॉप्स को एनकरेजमेंट दिया, बढ़ावा दिया। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मार्क दिस। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग टैक्स, यानी वो लोगों को फोर्स करते थे फार्मर्स को कि जिस क्रॉप से फायदा होता है वही क्रॉप्स लेना चाहिए, उसी का प्रोडक्शन करना चाहिए, ना ही ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। famine means what? A lack of food over a long period, that is means famine। From 1680 to 1900 India faced great famine, but the British rulers did not take much effort to overcome it। बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वाज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई के ऊपर भी उन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, for increase in trade and convenience of administration, the British developed modern facilities like transport and communication in India. In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. यानी ब्रिटिशर्स ने क्या लाइन अपने इंडिया में रेलवे। ओके, इन द सेम ईयर, उसी साल ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम। कौन सी सिस्टम शुरू की? टेलीग्राफ सिस्टम। टेलीग्राफ मीन्स व्हाट? टेलीग्राफ मीन्स अ मेथड ऑफ सेंडिंग messages over long distance using wires that carry electrical signals. Okay. Due to it, all cities and military stations got connected to one another. Similarly, the British also started the postal system. उन्होंने क्या किया? पोस्टल सिस्टम भी शुरुआत की। उन्होंने रेलवे लाइन, देन टेलीग्राफ एंड देन पोस्टल सिस्टम। ओके, then due to all these developments there was a long term impact on the social life of the Indian. इसका असर किस पर हुआ? social life पर इंडियंस के। due to this there was increasing sense of unity among them, लोगों में एकता बढ़ती गई। decline of traditional industries in India, traditional industries जो थी इंडिया की, उसमें क्या आ गई? गिरावट आ गई। यानी the British government obtained gain huge taxes on goods exported from India to England. जो क्या करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट? टैक्स लेते थे, ह्यूज टैक्स लेते थे। एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? एक्सपोर्ट मीन्स सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज दैट आर मेड इन होम कंट्री। ओके, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज दैट आर मेड इन होम कंट्री, दैट मीन्स एक्सपोर्ट, दैट मीन्स निर्यात। ओके, on the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made and hence there was maximum production at minimum cost. और क्या होता था? उन्होंने जो एक्सपोर्ट जो गुड्स करते थे ना, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया था, और जो इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर कम टैक्स लगाया था। ठीक है, और क्या किया था उन्होंने कि मशीन लाई। ठीक है, मशीन लाई, और मशीन कैसे थी? एक्यूरेसी भी थी और स्पीड भी थी। Also the goods manufactured in England were machine made, यानी गुड्स का मैन्युफैक्चर जो था वो कैसा था? मशीन मेड था, मैन्युफैक्चरिंग। एंड हेंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, इस कम खर्चे में ज्यादा फायदा वाली बात थी। ठीक है, टू कॉम्पीट विद सच चीप प्रोडक्ट्स वाज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसन। जो हमारे कारीगर थे, यानी एक मशीन 10 आदमियों का काम कर जाती थी, इसलिए हमारे 10 कारीगर जो थे क्या हो गए? बेकार हो गए। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और उसका नतीजा क्या हुआ? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई। एंड मेनी आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मींस व्हाट? नॉट हैविंग अ पेड जॉब, यानी उनके पास में क्या नहीं था? जॉब ही नहीं था, जॉबलेस। ओके, development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. क्या हुआ? देखो, due to the lack of British support, British गवर्नमेंट कुछ भी सपोर्ट न करने की वजह से, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैनेजमेंट यानी क्या? मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, decision making, organizing, leading, motivating and controlling human resources to reach its goal effectively and successfully. That means management, यानी experience of management and capital. Capital means पैसा। कोई भी अगर बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो ये सारी बातें क्या है? all these things are very very important, right? The Indian businessmen could not come forward in large numbers. Indian businessmen जो थे वो आगे नहीं आते थे, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, और कोई भी पीछे ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट नहीं था। Yet some of them built up their business by overcoming these problems. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने के ऊपर यानी they overcome all these problems. In 1853, Kawaji Nanbai Davar started the first, underline this, in 1853 Kawaji Nanbai Davar started the first textile mill in Mumbai. उन्होंने पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की। किसने? Kawaji Nanbai Davar ने। हाँ, in 1855 the first jute mill was started at Risra in Bengal. Risra in Bengal is underline this sentence also. In 1855 the first jute mill, पहले jute mill भी स्थापित हुई
ठीक है, शुरू हुई कब, कहाँ, रिसरा में, कब, इन बंगाल में। इन 1907 जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। ये कंप्लीट पैराग्राफ को अंडरलाइन करो। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कम टू बी स्टार्टेड। अभी इंडिया में किसकी स्थापना, कौन से इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई, एस्टैब्लिश यानी स्थापित करना, कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, now social and cultural effects. In the 19th century Europe, a new era took shape on basis of values like humanitarianism. Humanitarianism means what? मानवतावादी दृष्टिकोण. Okay, democracy, लोकशाही. Nationalism, nationalism means what? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद means what? Our nation is better than your nation, or excessive pride of the particular nation, or a feeling of love or pride for your own country, right? That means nationalism. Okay, humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, liberalism, liberty, उदारमतवाद. Okay, this change in West led to obvious repercussion. यानी repercussion means reaction, और इन सारे बातों की reaction कहाँ पर हुई, इंडिया में देखने को मिली. फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी. अगर इंडिया में रह के अगर राज्य कारभार करना था तो ब्रिटिशर्स को क्या करना था, द ब्रिटिशर्स हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी, इंडियन माइंडसेट और इंडियन सोसाइटी का उनको क्या करना था, उनको समझ लेना था. फॉर दिस पर्पस दे स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा, फॉना ऑफ इंडिया. उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने they started studying, उन्होंने स्टडी की कुछ बात की, ट्रेडिशन, परंपरा, हिस्ट्री, इतिहास, लिटरेचर, साहित्य, म्यूजिक, फ्लोरा एंड फॉना, प्राणी और वनस्पति जगत, ये सारे बातों के बारे में उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया. In 1784 सर विलियम जोन्स, an English officer, established the Asiatic Society of Bengali at Kolkata. Underline this sentence. 1784 में सर विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की. कहाँ पर, बंगाल में, कोलकाता में. मैक्स म्यूलर, अंडरलाइन दिस, मैक्स म्यूलर अ जर्मन थिंकर. वो कौन थे, जर्मन थिंकर थे, जर्मन विचारवंत. ठीक है, वाज अ डिवोट स्कॉलर. डिवोट मींस वेरी रिलीजियस, स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, यानी इन्होंने इंडियन धर्म का, भारतीय धर्म का, प्राचीन धर्म का अभ्यास किया था, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री. ओके, due to these examples there arose feelings among newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition. Then arose means awaken. Okay. The British introduced many laws in India. उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कायदे लाए. In 1829 Lord William Bentinck passed the Sati Prohibition Act. Lord William Bentinck ने कौन सा कायदा लाया, सती प्रोहिबिशन एक्ट, सती प्रथा बंद की. In 1856 लॉर्ड डलहौसी passed the Widow Remarriages Act. 1856 में लॉर्ड डलहौसी ने कौन सा कायदा पारित किया, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह. These acts were responsible for social reforms. और ये उनका जो काम था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज सुधारणा. For carrying out administration in India, the British required English educated Indians. ब्रिटिशर्स को इंडिया में राज्य कारभार चलाना था, इसलिए they need requirements need English educated Indians. ऐसे इंडियंस थे जो इंग्लिश बोल सकते. According to recommendation of Lord Macaulay in 1835, English education started being imparted in India. क्या हुआ देखो, ये जो लॉर्ड मैकुले है उन्होंने सिफारिश की, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन यानी सिफारिश करना ऑफ लॉर्ड मैकुले. कब, इन 1835 में इसकी इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई. इम्पॉर्टेंट मीन्स टू गिव और कन्वे. Through new education, Indians were introduced to Western thoughts, modern reforms, science and technology. और ये new education में इंडियंस को क्या सीखने को मिला, Western thoughts, okay, then modern reforms and science and technology. In 1857, universities were established in Kolkata, Mumbai and Madras. Universities की स्थापना की गई. Underline this, 1857 से लेके मद्रास तक ना. In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras. The Western educated middle class Indians led the social reform movements in India. और फिर क्या हुआ, the Western educated middle class Indians जो थे, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया था,
उन्होंने लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, उन्होंने नेतृत्व किया किसका, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी समाज सुधारणा का जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस ने किया. ओके फाइन, दिस आवर लेसन इज ओवर नाउ and just solve, fill in the blanks, and we will see the remaining question answers in the next period. See the first fill in the blanks, rewrite the statements by choosing the appropriate options. Okay, Portuguese dash French British participated in the competition of the capturing Indian market. Dutch, note down there, Dutch. What is the answer? Dutch. Tick the answer. Dutch. Okay. In 1802, Peshwa Bajirao II signed the subsidiary alliance with the British. किसने subsidiary alliance sign किया? Bajirao II ने. Okay, Bajirao II. Then Jamshedji Tata started the manufacturing of steel at Tata Iron and Steel Industry established in Jamshedpur. Okay, Jamshedji Tata started the manufacturing of steel. Jamshedji Tata ने क्या की? ये स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पर? जमशेदपुर में. ओके फाइन, नाउ योर होमवर्क इज दैट रीड लेसन केयरफुली. ओके, योर होमवर्क इज दैट रीड लेसन केयरफुली एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ओके, read lesson and solve question number 4. Okay, fine. Here and remaining portion I will explain you. Exercise, remaining questions, not portions, remaining questions I will explain you in the next period, and if possible we will learn the next chapter, that is number 4, the freedom struggle of 1857. Right? Fine. And now period is over. Okay, we will reconnect once again. Bye bye.